नमस्ते। मैं डॉक्टर बैनर्जी। हम आज क्रिटिकल थिंकिंग में बात करेंगे। जिंदगी कैसे एक जुआ जैसे लोग खेलते हैं या जुआ जैसे लोग बिता देते हैं। जुआरी जो है वो तो जहाँ पे अपना बाजी लगाता है वहीं पे जुआ खेलता है। पर अक्सर हमारा जो थिंकिंग में जो कुछ कमियां रहती है, जिसमें थिंकिंग क्लियर थिंकिंग नहीं होता है, ये हम इसी से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ये जो ऑथर है रॉल्फ डोबेली, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के एक चैप्टर में लिखे हैं गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी मतलब जुआरी की गलती। जुआरी जो गलती करता है वो अपने जहाँ पे जाता है जुआ खेलने या पत्ते में या गैम्बलिंग डेन्स होते हैं। सबसे फेमस जो वर्ल्ड में कैसीनो कैसीनो होता है, और सबसे फेमस कैसीनो है मोंटे कार्लो। ये मोनाका एक छोटा सा कंट्री है फ्रांस से के बाजू में, यूरोप में, जहाँ पे एक मोंटे कार्लो है जहाँ एक कैसीनो है। आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड के पिक्चर में कैसीनो रॉयल, या बड़े बड़े अंग्रेजी मूवी में दिखाते हैं। हम तो कहीं गए नहीं ऐसे, हमारे यहाँ भी होंगे ऐसे कैसीनोस बड़े बड़े सिटी में। तो बड़ा सा एक चक्र रहता है, वो घूमता है और उसमें बॉल जाते हैं और उसमें लोग अपनी बाजी लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये गैम्बलर्स फैलेसी क्या होता है। एक होता है संभाव्यता, जिसको संभव, जो चीज़ संभव है जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और उसको कैसे लोग मिसजज करते हैं कि कुछ चीज़ें अपने बिल्कुल प्योर प्रोबेबिलिटी होते हैं। जो इवेंट्स जो होते हैं एक के बाद दूसरे इवेंट जो होते हैं, वो आपस में उन इवेंट्स के कोई संबंध नहीं होते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चांस। जो चांस है, जो वो एक इवेंट फिर दूसरा इवेंट फिर तीसरा इवेंट, आपस में इनका कोई कनेक्ट प्योर चांस है मतलब। तो ये एक उदाहरण से चालू करते हैं, ये ट्रू स्टोरी से चालू करते हैं। इन्होंने कहा है इन द समर ऑफ 1913, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1913। क्योंकि ये एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट हुआ था, इसलिए 100 साल से ज्यादा हो गए अभी। 1913, अभी तो 2025 चल रहे हैं। एक साल से भी 100 साल से भी ज्यादा हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया। समथिंग इन एक बहुत ही अजीब चीज हुआ कहाँ पे, मोंटे कार्लो। बहुत बड़ा वर्ल्ड का ये है। क्राउड्स गैदर्ड अराउंड अ रूले, रूले टेबल कहते हैं इसको, जो गोल टेबल होता है, ऐसे घुमाते हैं और उसमें बॉल जाता है। वो शायद पहले से बेट लगाना पड़ता है कि काले में जाएगा या लाल में जाएगा, ऐसा कुछ रहता है अपन को मालूम। तो बॉल, वो ऐसा एक हुआ जो कि लोग विश्वास नहीं कर रहे, अपने आंखों में विश्वास नहीं कर रहे। बॉल हैड लैंडेड ऑन ब्लैक 20 टाइम्स इन अ रो। ये दो चॉइस है शायद, या ब्लैक या रेड में। तो 20 बार लगातार ब्लैक ब्लैक ब्लैक, 20 बार, जितने बार घुमाया 20 बार ब्लैक। तो अभी कई ऐसे जुआरी आ गए और सोचे कि अब इतने बार तो ब्लैक आ गया, अगले बार रेड आएगा। एंड मैनी, कईयों ने 20 बार जब ऐसा लगातार ब्लैक हुआ, वो समझे अभी तो इतने बार हो गया ब्लैक तो सैचुरेट हो गया प्रोबेबिलिटी, अभी तो रेड आना ही है, बैलेंस होना ही है। तो अपना पूरा पैसा रेड में लगा दिया। पर अगले बार फिर ब्लैक में आ गया, और लोग आ गए और उन्होंने रेड में लगा दिया। सोचा अब तो आएगा, अब तो आ जा, अब तो आ जा। पर ये फिर से पैसे हार गए लोग। और ये कब तक हुआ, 27, 27 बार, 20 बार के बाद लोग रेड में लगाने लगे, उसके साथ 27 बार ब्लैक में गया, ब्लैक में गया। उसके बाद रेड में आया। पर ये 7 बार जो चांस था, इसमें कई लोग फकीर हो गए इसमें,
had the millions on the table, millions रुपए चले गए, in the few spins of the wheel they were bankrupt हो गए लोग। बहुत बड़ा बाजी लगा दिया कि अभी तो लाल आना ही है, लाल आना ही है, नहीं आया लाल। क्या होता है, बॉल को थोड़ी याद रहता कि पिछले इसमें स्पिन में ब्लैक आया था, रेड आया था, बॉल को नहीं मालूम होता। तो इसमें रिग्रेशन टू द मीन जो हमने पहले बोला था कि मध्यम में जाएगा बार में, वो नहीं होता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हम अक्सर अपने थिंकिंग में हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जैसे हमने एक बार कहा था, तेंदुलकर 100 भी बनाता, जीरो भी बनाता, बैट्समैन लगातार जीरो बना तो अगले बार उसके चांसेस है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है, उसका उसको याद है कि यार जीरो बनाया था, इस बार अच्छा खेलना पड़ेगा, तो अपने आप शायद कई और फैक्टर्स होते हैं, अपने आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। कई ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि इंटर रिलेटेड रहते हैं। पर ऐसे जैसे बॉल किस गड्ढे में आएगा, लाल में आएगा या काले में आएगा, ये बॉल न्यूट्रल है वो, उसका बॉल का मेमोरी नहीं है। दूसरा एक उदाहरण दिया कि एवरेज आईक्यू ऑफ पीपल इन अ बिग सिटी इज 100। तो अभी आपने 50 का अगर छोटा सैंपल लिया और उसमें पहले वाले का ही आईक्यू 150 आ गया, जबकि आपको पूरा जहां से सैंपल लिया आपको मालूम है सच्चाई क्या है कि एवरेज जो आईक्यू आएगा 100 आएगा, पर आपने छोटा सैंपल लिया देखने के लिए, तो पहले का ही 150 आ गया आईक्यू, 150 आ गया एक का, बाकी 49 बचे हैं। तो आप सोचोगे अभी बाकी सबका मिला मुलू के फिर 100 आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है कि बैलेंस, कि शायद आप सोचते हैं कि एक का 150 आ गया, दूसरा किसी का 75 भी होगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस छोटे सैंपल में बैलेंस नहीं होगा। तो ऐसे एवरेज आईक्यू कितना आया, 49 टाइम्स 100 कितना आएगा, +150, एवरेज आपका 101 हो गया। तो ये छोटे सैंपल में हम प्रोबेबिलिटी बैलेंस नहीं होगा। 50 बार आपने किया, उसमें देखा आपने प्रोबेबिलिटी बैलेंस नहीं हुआ, 27 टाइम्स ब्लैक आ गया, मतलब वो बहुत रेयर है, ये तो 100 साल में एक बार हुआ है, इसीलिए ये 1913 का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ है। तो मोंटे कार्लो एग्जाम्पल और आईक्यू का एक्सपेरिमेंट, आईक्यू में भी हमारा जो ये था कि 100 आना चाहिए, नहीं आया, क्योंकि एक एक ही रीडिंग से पूरा एवरेज डिस्टॉर्ट हो गया, जो कि पूरे कम्युनिटी का था, अब छोटे सैंपल में। इसको कहते हैं बैलेंसिंग फोर्स ऑफ पीपल। लोग को ये रहता है, लोगों का एक ऐसा थिंकिंग रहता है कि बैलेंस हो जाएगा यार, लॉन्ग रन में इतने बार 20 बार ब्लैक आ गया, अभी तो आ ही जाएगा रेड, नहीं आया। और ऐसा भी था जैसे आईक्यू 150 आ गया, अगले किसी का 75 नहीं आया। तो बैलेंसिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड गैम्बलर्स फैलेसी। ऐसा जो बिलीफ है कि यार ऐसा हो गया, अभी प्रोबेबिलिटी इतना हो गया, अभी ये प्रोबेबिलिटी, उसको कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, मतलब एक जुआरी का गलती। जुआरी गलती करता है जहाँ जुआ खेलता है, हम जिंदगी में ऐसे गलतियां कर लेते हैं, मतलब हम कोई कभी डिसीजन लेना रहता है, हम ऐसे करते हैं। हमको देखना चाहिए कि ये जो इवेंट्स हुए हैं ये इंडिपेंडेंट है क्या। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो अगला हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कई मल्टीफैक्टोरियल है तो वो मध्यम की तरफ जाएगा नेक्स्ट। तो ये फिर एक और इन्होंने दिया कि एक इसके ऊपर जोक भी है, चुटकुला। मैथमेटिशियन को, ऐसे प्रोबेबिलिटी वाला मैथमेटिशियन, उन लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो वो अपने हवाई जहाज में जाने से बहुत डरता था कि कोई टेररिस्ट बॉम्ब रख देगा, बॉम्ब रख देगा। तो उसको एक फोबिया था कि बॉम्ब रख देगा, और उसको ये भी मालूम था कि इतना बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है, एक बॉम्ब मिलियन मिलियन में कभी कभार एक बॉम्ब पकड़ा जाता है। तो वो क्या करता था कि हर फ्लाइट में वो खुद एक अपने लगेज में एक बॉम्ब ले जाता था। उसका थिंकिंग क्या था, मैथमेटिकल थिंकिंग यह था कि एक बॉम्ब का प्रोबेबिलिटी 1 इन कितने मिलियन है, तो दो बॉम्ब का प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगा, तो मैं एक बॉम्ब ले जाता हूँ और एक और बॉम्ब का और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा।
वन इन मिलियन है तो हम भी ले जाएंगे, तो वन इन मिलियन मल्टीप्लाइड बाय वन मिलियन, ऐसा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं। मैथमेटिशियन लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सोचते ही है, एक चुटकुला है, एक मैथमेटिशियन का थिंकिंग खाली मैथ्स ही देखता है वो ये नहीं देखता कि उसने अपना विल पावर से एक बॉम्ब ऐड किया, वो नहीं, वो पूरा चांस में तो नहीं रख रहा है। तो ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉम्ब ऑन द प्लेन इज वेरी लो, उसका कहना था। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू बॉम्ब्स ऑन द प्लेन इज जीरो, मतलब दो बॉम्ब का तो चांस बहुत ही कम है। तो ये एक चुटकुला है कि ऐसे हम, ये चुटकुला तो है पर कई बार हम ऐसे गलती कर लेते हैं कि हम रीडिंग ठीक से नहीं करते कि कौन सा ट्रू प्रोबेबिलिटी है और कौन सा मैनिपुलेटेड प्रोबेबिलिटी है। फिर इन्होंने एक और उदाहरण दिया कॉइन का। कॉइन टॉस करते हैं ना, कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, तीन बार, और तीनों बार हेड आ गया। अभी आपको कोई बोलता है कि आपको $1,000 लगाना है अगले टॉस पे। अब आप जीतना है अगर टॉस, तो आप हेड लगाओगे या टेल लगाओगे। पर अभी आपको मालूम है मोंटे कार्लो एक्सप्रेशन से कि तीन हेड हो गया तो चौथा भी हेड हो सकता है, क्योंकि कॉइन को थोड़ी याद है कि वो तीन हेड हो गया। फ्रेश एक्सपेरिमेंट है। तो वो फिर हेड और टेल 50-50% चांस है। तीन हेड आने के बाद भी 50% चांस है। तो इफ यू थिंक लाइक मोस्ट पीपल यू विल चूज टेल्स। आप फिर भी अगर आपको ये मोंटे कार्लो को नहीं मालूम होगा तो आप टेल चूज करोगे। पर टेल का भी 50% ही चांस रहेगा, टेल का 70-80% नहीं होगा। हेड का भी 50% रहेगा, टेल का भी 50% रहेगा। 50-50 रहेगा, तीन हेड आने के बाद भी 50-50 रहेगा। हमारे कहीं कल्चर में देखिए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यह है कि अभी पता नहीं क्या है, पर अभी भी लगता है कि प्रेफरेंस फॉर बॉयज तो है। तो लोग, एक लड़की होता घर में, दो लड़की होता, तीन लड़की होता, चार लड़की होता, वो सोचता कि अगला तो बॉय हो ही जाएगा फिर। पर कोई जरूरी नहीं है, कुदरत भी 50-50% चांस है, आइदर बॉय और गर्ल, 50-50% चांस। फिर उसमें रोनथाई करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह, तो वो चांस से खेल रहे हैं आप। फिर वो अब प्रोबेबिलिटी में नहीं छोड़ रहे हैं उसको, अनफेयर है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता। कितने लॉज बनाए लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि ये पनिश हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये सोनोग्राफी बैन किया, ये बैन किया, वो बैन, सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है हमारे यहाँ, क्योंकि लोग फीमेल फिटोसाइड कर लेते थे, अबॉर्शन करा लेते थे, गर्ल चाइल्ड है तो। फिर भी सेक्स रेशियो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। कई कई स्टेट्स में तो बहुत बुरा हाल है, हरियाणा वगैरह, अभी महाराष्ट्र का भी बुरा हाल हो रहा है। गर्ल चाइल्ड कम हो रहा है, बॉय चाइल्ड ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं तो सिंपल, अगर ये प्रोबेबिलिटी में चलो, जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी नर्सिंग होम्स है, उसका सीधा का स्टैटिस्टिक्स लो आप। कितने बॉय हुए, कितने गर्ल हुए, एक साल, 2 साल, 3 साल, हर साल का आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। तो उसमें जेंडर आता है। तो आप देखोगे तो 50-50 आना चाहिए सब। उसमें आप पकड़ सकते हो कि किस अस्पताल में क्लस्टर डिफरेंस आ रहे हैं मेल फीमेल में। तो उसके ऊपर फिंगर आप पकड़ सकते हो, अगर विल है तो। बात वही है, हमारे यहाँ ये बना देते हैं, पर प्रोबेबिलिटी से आप जितने हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करो, मेल फीमेल देखो, और जिस अस्पताल में सेक्स रेशियो ठीक नहीं आ रहा है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक है, एक महीने में आ सकते हैं, ज्यादा गर्ल्स भी आ सकते हैं, ज्यादा बॉयज, पर साल भर में बैलेंस होना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी। स्मॉल सैंपल में आ सकते हैं, जैसे आपने 50 के अंदर सैंपल है तो 27 बार भी ब्लैक आ गया, 20 बार भी आ गया, तो अगर 50 डिलीवरी लिया तो हो सकता 25 लड़के लाइन से आ जाए। वो 100 साल में एक बार होता है, 1913 में हुआ था ऐसा। 50-50 जहाँ चांस है। पर अगर ठीक है, आपने 1000-2000 लोगे तो फर्क नहीं आना चाहिए। इवन आउट प्रोबेबिलिटी भी इवन आउट होता है इन अ लार्जर सैंपल, लार्जर सैंपल। पर कौन से में होगा आप बता नहीं सकते कि हर बार 50-50 चांस होगा। आप अगर बाजी लगा रहे हो तो आप जुआरी जैसे हार जाओगे कि भाई अब तो। पर अगर आप 1000 बच्चे तो कोई पैदा करेगा नहीं, पर 1000 बच्चे का स्टैटिस्टिक्स करोगे तो मेल फीमेल इक्वल आना चाहिए।
अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है तो आराम से पकड़ सकते। इसीलिए तो नेशनल डेटा में ऐसा आ रहा है, स्टेट वाइज डेटा में क्यों आ रहा है, क्योंकि लार्ज सैंपल है। तो ऐसे हर हॉस्पिटल नर्सिंग होम में ऐसे कर सकते हैं, एआई को भी यूज कर सकते हैं। फिर एक और उदाहरण दिया, एक कॉइन को 50 बार टॉस किया, 50, ईच टाइम हेड आया, यानी लगातार 50 बार हेड आ रहा है। अब तो ज्यादा हो गया। मोंटे कार्लो में भी 27 बार आया था ब्लैक, जबकि 50-50 था। और वो 1913 में हुआ था, 100 साल पहले हुआ था। और अभी अगर कॉइन 50 बार और 50 बार ही हेड आता है, तो थोड़ा बहुत तो अभी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा आप ये करो कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई हमको बेट करने के लिए फोर्स कर रहा है, आप हेड और टेल नहीं पिकअप करोगे, आपने, यू आर वाइज टू द गेम, यू नो इट कुड गो आइदर वे, दोनों में जा सकता। पर इसमें एक और जो पिटफॉल है, एक और जो गड्ढा है, द क्लासिक प्रोफेशनल ओवरसाइट एज अ मैथमेटिशियन, एज अ स्टैटिस्टिकल सेंस होगा तो मालूम होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। कॉमन सेंस, अभी कॉमन सेंस यूज करना है, अभी मैथमेटिकल सेंस यूज नहीं करना। थियोरेटिकली 50 बार आ सकता है, दैट इज मैथमेटिकल, कि हर बार 50% चांस है। तो 50% चांस है तो 50 बार भी हेड आएगा, ये हर बार हमने किया है। पर अभी कॉमन सेंस यूज करो यार। है, रिपोर्टेड है कि 27 बार आया है, पर अभी 50 बार की बात हो रही। तो अभी कॉमन सेंस यूज करो कि हेड ही चूज करो, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है कॉइन में। सिंस द कॉइन इज ऑब्वियसली लोडेड, यानी कॉइन को दोनों तरफ ही हेड बनाया है, कॉइन में मैनिपुलेशन किया है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन में आप देख रहे हो कि एक अस्पताल में हमेशा एक ही जेंडर ज्यादा आ रहा है, बहुत बार, बहुत सारा सीरीज में, तब आप उस अस्पताल को सस्पेक्ट कर सकते हो। और ये कॉइन का आपको याद होगा, शोले पिक्चर में वीरू और जो रहते हैं दो, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, एक का नाम विजय और वीरू ऐसा रहता सर। तो वो कॉइन को बाद में देखता है धर्मेंद्र की, ये तो दोनों तरफ ही हेड था। जब वो रहता ना कि किसी एक को रुकना है या किसी एक को सेक्रीफाइस करना है, तो वो अपना जान सेक्रीफाइस कर देता है। वो कॉइन, जब भी इन दोनों में कुछ ये होता था तो कॉइन टॉस करते थे, और ये हमेशा एक जीतता था। बाद में पता चला कि ये है। तो ये दिए है कि एक टाइम ऐसा भी आता है जहां आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, जांच करो, कॉइन को जांच करो, अस्पताल को जांच करो, जहां पे बहुत बार बहुत लार्ज डेटा सेट में एक तरफ जा रहा है जेंडर। और ऐसे हम डे टू डे प्रैक्टिस में, मेडिकल प्रैक्टिस में भी करते हैं कि 10 पेशेंट ठीक हो गए, ऐसे ही ठीक हो गए होंगे बाई चांस। पर इसमें बाई चांस नहीं है पूरा, जब मेडिसिन में बाई चांस नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर बर्थ ऑफ मेल और फीमेल। मेडिसिन में क्या होता है कि कई फैक्टर्स आ जाते हैं, नेचर की ओर आ जाता है, अदर फैक्टर आ जाता है, जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। ऐसे क्लाइमेट में भी ऐसे होता है, इसीलिए घूम फिर के वो बीच में आ जाता है। अपने को करेक्ट, सेल्फ करेक्शन होता है कि नेचर भी अपने आप को करेक्ट कर रहा है। अर्थ भी ज्यादा गर्म, ज्यादा, ये ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग सब प्रिडिक्शन सब मॉडल्स पे हैं, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कैसे होगा। और अर्थ भी बैलेंस कर लेता है अपने आप को। एक्सट्रीम कोल्ड्स आते हैं, पीरियड्स, लॉन्ग टर्म जो टेम्परेचर ये किए हैं लोगों ने, लॉन्ग टर्म जो इनकन्वीनियंट फैक्ट्स मैंने एक बार बताया था, इसमें हजार हजार साल का डेटा देखा है। ऐसे पीरियड्स कोल्ड वार्म आते हैं। तो ये इसमें 100% प्रोबेबिलिटी नहीं लगता है, क्योंकि कई फैक्टर्स इंटरफियर करते हैं। सिमिलरली ह्यूमन हीलिंग, ह्यूमन ये पैंडेमिक्स में मैथमेटिकल फैक्टर्स पूरे नहीं लगते हैं। और यही गलती अभी हम लोग कर रहे हैं कि कंप्यूटराइज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स बना रहे हैं। वो कई फैक्टर्स को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, जो कि हमारा मॉडल गलत हो जाता है। वो ऐसे ही हो गया जैसे कि एक मैथमेटिशियन 2 बॉम्ब ले जा रहा है, कि भाई प्रोबेबिलिटी 2 बॉम्ब का तो और कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमको कॉमन सेंस आर्ट आ जाता फिर, particularly when we are dealing with some combination of symptoms like biology या meteorology।
तो वो कह रहे हैं प्रीवियसली रिग्रेशन टू द मीन, जब मध्यम मध्यम का एक इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, उसमें था कि एक्सट्रीम वैल्यू हमेशा एक्सट्रीम नहीं रहता, पर वो उसमें रहते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा हीलिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, फिर क्लाइमेट चेंज वो फिर, तो वेदर वगैरह का बताया, फंक्शंस लाइक अ कैसीनो। अगर वेदर भी कैसीनो जैसा फंक्शन करेगा तो कोई गारंटी नहीं है हीट के बाद कोल्ड आएगा, पर वो कैसीनो नहीं है। वेदर में कई डिप्रेशन आ गया, कहीं ये आ गया, कहीं वो आ गया, कहीं चेंजेस आ जाते, कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म, एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम बैलेंस आउट हो जाते हैं। ऐसे हमारा ह्यूमन इलनेस है, एक्सट्रीम है, पेंडेमिक्स है, और इसमें भी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस बता रहे हैं कि एक चीज में जहाँ पे एक ही तरफ जाता है, गरीब अमीर का जो गैप है बोलता बढ़ते ही जा रहा है, ये एक चीज है जिसमें कि ना वो चेंज हो रहा है प्रोबेबिलिटी, ना वो बीच की तरफ आ रहा है। ये जो और कई बार इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम रिच अपने आप को गरीबों को एक्सप्लॉइट करता रहता है तो और रिच होता रहता है, गरीबों को और एक्सप्लॉइट करता है, पूरा चांस पे नहीं छोड़ रहा, मैनिपुलेट कर रहा है वो। तो इसीलिए ये अमीरी गरीबी का गैप बढ़ता रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग एक्चुअली पैंडेमिक में वही हुआ, रिच बिकेम रिचर एंड पुअर का जॉब्स चले गए, पैदल जा रहे थे, तो वो हो गया आपका, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो मैनिपुलेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है। तो वो एक ही चीज में हमको यही देखना है कि हम बेचारे गरीब लोग सोचते हैं कि चलो अभी हम दुआ मांगेंगे हमारा, भाई लक लक कहते हैं, लक नहीं काम करता है, क्योंकि कोई मैनिपुलेट कर रहा है। लक खाली जुआ में काम, जुआरी कभी शायद लक चेंज हो जाए, पर आम आदमी उस भरोसे में नहीं रह सकता है, उसको अगर देखना पड़ेगा क्यों नहीं एक तरफ जा रहा, तो कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो आज हमको इतना ही कहना था कि कोई भी चीज को अगर हम चांस पे छोड़ देते हैं तो देखना है कि चांस क्या इंडिपेंडेंट है, जैसे कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कॉइन का है या कैसीनो में बॉल, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई 50-50 हर बार चांस रहेगा, या 1/6 रहेगा। अगर हम लूडो खेलते हैं वो डाई रहता है, उसमें छः, 1 2 3 4 5 6 6 सरफेस रहते हैं, तो 1/6 रहेगा, तो वो सबका 1/6 है। कॉइन का 1/2 रहेगा। पर दूसरे इवेंट्स है उसमें कई अननोन एंड नोन फैक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए इसीलिए मैथमेटिकल मॉडल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, मेडिसिन है, पैंडेमिक, मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ ट्रैक जाते हैं। तो ये हमको बताना था कि ये कई पिटफॉल्स को हमको, जब हम थिंकिंग क्लियरली की कोशिश करते हैं तो हमको चांस को नेगोशिएट करना आना चाहिए, थोड़ा हमको एक स्टैटिस्टिकल सेंस होना चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी का सेंस होना चाहिए, हम एक्सपर्ट नहीं भी हो तो थोड़ा सेंस होना चाहिए। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था, धन्यवाद।